नमस्कार। आपका स्पोर्ट्स पे चर्चा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और मेरे साथ मेरे मित्र हैं मलय अर्चित। हेलो। वर्ल्ड कप T20 खत्म हो गया और टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। देख, आपको याद होगा मलय, जब हमने प्रेडिक्ट किया था तो मैंने जो अपनी फेवरेट टीम बताई थी वो इंग्लैंड बताई थी आपको, जी। और वो सही हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इंग्लैंड के जीतने का जो कारण है वो उनके खेलने का टेम्परामेंट है। अब वो ऐसी टीम है जो हमेशा चढ़ के खेलती है सामने वाले पे। उनका टारगेट होता है कि जो 6 ओवर का अपना पावर प्ले है उसका पूरा इस्तेमाल करना, और उस 6 ओवर में 50-60 रन स्कोर कर लेना, चाहे उनके विकेट गिरते रहें। लेकिन आप हमेशा देखना कि उनका जो रन रेट है वो कभी भी नीचे नहीं जाता है। जिससे क्या होता है, जब कोई नया बल्लेबाज आता है बैटिंग करने के लिए तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है जो बाकी आप टीमों को देखें, जैसे इंडिया का है या पाकिस्तान का या किसी बाकी टीमों को देखें, तो वैसा दबाव इंग्लैंड की टीम नहीं महसूस करती है। जी, यही कारण था जिसके कारण इंग्लैंड जीत भी गई, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी मजबूत से मजबूत टीम थी, लेकिन हमने देखा कि सारे प्लेयर्स ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। जैसे पाकिस्तान के बारे में जैसे अगर बात की जाए, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, बहुत बढ़िया खेली, लेकिन हम देख सकते थे कि पाकिस्तान के कुछ कुछ खिलाड़ियों में बैट्समैन के ये मिडिल ऑर्डर का के फेल होने के कारण पाकिस्तान बहुत रन पीछे रह गई टारगेट देने में। और वही बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। अगर शाहीन अफरीदी इंजर्ड नहीं होते तो हो सकता है मैच वापस खींच सकती थी पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अच्छा टक्कर दिया। नहीं, इंग्लैंड पे हमने देखा कि उन्हें कहीं दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि पहले 12-13 ओवर में बहुत ज्यादा रन देने के बावजूद इंग्लैंड डरी नहीं, नर्वस नहीं हुई, और उन्होंने बहुत कम रन पे पाकिस्तान को रोका। और बैटिंग में भी हमने देखा कि एक समय लग रहा था कि पीछे ना हो जाए, आउट ना हो जाए, लेकिन स्टोक्स ने क्या बढ़िया संभाला खेल को। और ऐसा उन लोगों ने उन्होंने खेला कि प्रेशर बढ़ गया, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ओवर से प्रेशर खत्म हो गया, कि ताकि अगला प्लेयर आउट हो भी गए तो भी उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये खासियत है इंग्लैंड की टीम की। आप देखो, अगर फाइनल मैच का अगर हम संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो पाकिस्तान की टीम, आप देखोगे तो थ्रू आउट जो वर्ल्ड कप रहा इसमें पाकिस्तान के जो ओपनर हैं उन्होंने सिर्फ एक, आप देखोगे कि जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिर्फ उसी मैच में उनका परफॉर्मेंस ओपनर्स का ठीक रहा। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी नहीं चली, और इस कारण से ही वो किसी तरह पहुंच गए फाइनल में बहुत मुश्किल से। मैं तो कहूंगा बाय लक ही वो पहुंचे थे, बहुत अच्छा तो नहीं खेली थी पाकिस्तान की टीम। लेकिन फाइनल में भी यही हुआ कि उनके ओपनर्स को थोड़ा चढ़ के खेलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं खेले, और धीरे धीरे विकेट एक तरफ से गिरते गए और दबाव बनते गई। आप देखेंगे तो 11 ओवर में उनके 84 रन या 96 रन कुछ इस टाइप से थे, 90 के आसपास उनका स्कोर था। 80+। उसके बाद उसके बाद रेस्ट ऑफ जो आपके 9 ओवर हैं उसमें वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई टीम, और उनके बैट्समैन आए और हर बैट्समैन सिर्फ शॉट ही खेलता चला गया। देखो, जहां पे फाइनल मैच हुआ था मेलबर्न में, तो उस ग्राउंड वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो वहां पे आपको सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना होगा, सिर्फ बाउंड्रीज से रन नहीं बनते हैं। अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग को देखोगे तो इंग्लैंड के बैट्समैन भी बहुत ही तेज, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंधाधुंध शॉट नहीं खेल रहे थे। वो भी रुक कर खेल रहे थे और वो वन को टू, टू को थ्री में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये डिफरेंसेस मेरे को मतलब ये मेरा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम में रहा, और इंग्लैंड फाइनली वर्ल्ड कप जीत गई। मेरा प्रेडिक्शन इस वर्ल्ड कप में सही रहा। जी, बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही रहा। और अगर अब ये इंग्लैंड जीत गई उस पे तो बात हो गई, लेकिन अब हम अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया था जब वो सेमीफाइनल में इंडिया हार गई थी। तो इंडिया के ऊपर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया हारी थी, किस वजह से हारी थी, कुछ कारण इंग्लैंड के खिलाफ? देखो, आप अगर पूरे वर्ल्ड कप का विश्लेषण करोगे टीम इंडिया का, तो हम पाकिस्तान से लास्ट बॉल में मैच जीते, फिर बांग्लादेश से हमारा मैच फंस चुका था, साउथ अफ्रीका से हम मैच हार गए थे, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड, 2 मैच ऐसा रहा जिसमें हमने कन्विंसली जीत हासिल की है। बाकी तीनों मैच में एक मैच हम हार ही गए थे और 2 मैच हमारा फंस गया था। बांग्लादेश वाली मैच तो मैं नहीं मानता कि इंडिया अपने दम पे जीती। मेरे को तो मतलब यार मेरा पर्सनल ये है कि वो मैच बांग्लादेश अपनी गलतियों से हार गई, सिर्फ
पाकिस्तान वाला जो मैच था वो मैं मानता हूँ कि विराट कोहली ने अपने दम पे मैच जिताया। तो हम, आप पूरे वर्ल्ड कप में अगर भारत का सफर देखोगे तो हम सेमीफाइनल जरूर खेले, लेकिन हम जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम की तरह नहीं खेल पाए। किसी भी मैच में हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे थे। एक बल्लेबाज चला, दो मैचों में, एक जिम्बाब्वे और नीदरलैंड वाले मैच में केएल राहुल का बल्ला चला। वरना पूरे वर्ल्ड कप में देखो तो रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म। आपने बॉलिंग कैसे रखी आपने, मतलब एक जो हमारा स्क्वाड बनाया गया था 11 का, मतलब कैप्टन और आप कोच को देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि वो रिजिड है, कि हम इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। एक बात बताओ कि आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास विराट कोहली है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, दिनेश कार्तिक है या ऋषभ पंत, छह सात ऐसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, उसके बाद भी आपको जरूरत किसकी है? तो अक्षर पटेल की। इसका मतलब तो यही है ना कि आपके छह सात बल्लेबाज परफॉर्म नहीं करेंगे, अक्षर पटेल आकर आपको मैच जिता के चले जाएंगे। आपने जो चहल है, पूरे वर्ल्ड कप उनको बाहर बिठा के रखा, तो लेके क्यों गए थे? पानी ये पिलाने। वेट कर रहे थे क्या कि बस पानी पिलाने के लिए ये वेट कर रहे थे कि अगर रविंद्र चंद्र अश्विन या फिर अक्षर पटेल कोई इंजर्ड होगा तब आप। आपने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले जो भी सीरीज हुई, जो भी मैचेस हो रहे थे, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस स्पिनर का था? वो हमारे रिस्ट स्पिनर है, वो चहल का है। चहल को विकेट मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैच रहा, मैच में आपने क्या किया कि मैच में आपने उनको बिठा के रखा पूरे वर्ल्ड कप। आपने ना तो दिनेश कार्तिक को पूरा मौका दिया, ना तो पंत को ही पूरा मौका दिया। जब केएल राहुल का फॉर्म नहीं था, जब केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, फिर क्यों उनको कंटिन्यू किया गया? और केएल राहुल कब तक बड़े मैचों में प्रदर्शन नहीं करेंगे, और कब तक आप उनको कैरी फॉरवर्ड करोगे? अगर जी। आप लेकर के गए थे पंत को, तो आप लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बना के पंत को ओपनिंग के लिए भेज सकते थे। तो जी नहीं, कैप्टन और कोच का डिसीजन कि नहीं, हम टिके रहेंगे, और आप किसी तरह मैच जीत रहे थे, तो आपको लगा कि नहीं यही कॉम्बिनेशन सही है। आप एक कॉम्बिनेशन से पूरे वर्ल्ड कप के छह सात मैच नहीं खेल सकते ना। आपको मैच दर मैच कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा ना, मैच के हिसाब से, सामने वाली टीम के हिसाब से तो आप अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे। जी, आपने जो बात बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो जो प्रॉब्लम थी इंडिया की वो सही, सच में वो बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि आपने जो जैसे कहा कि दिनेश कार्तिक को हमने पहले 4 मैचेस खेलने का मौका दिया, और 4 मैचेस में जब दिनेश कार्तिक चल नहीं पाए, या फिर उन्हें ऐसी सिचुएशन में उनको भेजा जाता था जब वो ज्यादा रोल भी कर नहीं सकते थे, यानी 10-20 रन। अब ऐसा तो नहीं कि आप दिनेश कार्तिक से 50-60 बनाने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे आते हैं, तब आप उनको हटाते हैं और पंत को ले आते हैं। और पंत कितना ही मैच, उनको कितना ही मौका मिला। फर्स्ट में वो जो आए मैच खेलने के लिए आखिरी मैच में, तो वो आउट ही हो गए। अब फिर उसके बाद इंडिया के पास मौका था कि वो दिनेश कार्तिक को वापस लेकर आ जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पंत को चुना, और पंत आखिरी आखिरी मौके पर आए। अब पंत को इतना मौका मिला ही नहीं। पंत में भी बहुत काबिलियत है कि वो खेल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इतना नीचे बैटिंग करने के लिए भेजते हैं। यहाँ मतलब इंडिया के ओपनर्स फेल रहते हैं। हमने देखा है पंत इंडिया ने T20 में पंत से ओपनिंग भी करा चुकी है। तो अगर अब जैसे रोहित शर्मा और केएल राहुल ने कुछ किया नहीं सेमीफाइनल में, अगर उस मैच में ही अगर पंत को हम ओपनिंग के लिए भेज देते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या होता, पंत ज्यादा से ज्यादा 8-10 पे आउट होते, तो उतना ही तो केएल राहुल और रोहित शर्मा में भी आउट हुए। और बात रही विराट कोहली की, तो विराट कोहली तो खैर बहुत अच्छा खेले। और सूर्य कुमार यादव, उन्होंने देखने से लग रहा था कि वो कुछ करेंगे अलग, लेकिन वो भी आउट हो गए। लेकिन उन्होंने चौका छक्का एक मारा 10 बॉल पे, अच्छी अच्छी स्पीड से वो खेल रहे थे। और पांड्या ने सिंगल हैंडेडली मैच को पहुंचाया कोहली के आउट होने के बाद। और वही उसके बाद बात रही कि इंडिया दो दो ऑलराउंडर को लेकर उतरती है, ये अक्षर पटेल और अश्विन को। बल्कि पूरी तरह से बल्लेबाजी इंडिया को किसी की जरूरत है नहीं। हमने पूरे सीजन ही देखा कि इंडिया को कब अक्षर पटेल और अश्विन की जरूरत पड़ी, जब 6-7 विकेट गिर गए, मतलब खराब सिचुएशन में। और वो खराब सिचुएशन सारे मैचेस में नहीं आए, लेकिन हमने देखा कि वो फिर भी इन दोनों को जबरदस्ती खिला रहे थे। देखा कि एक मैच में हमने कि उन्होंने दीपक हुड्डा को रखा
अक्षर पटेल की जगह। लेकिन उन्हें दीपक हुड्डा से बॉलिंग नहीं कराई। उन्हें इतने 6th 7th नंबर पे उन्हें उतारा गया, उस पे वो 0 पे आउट हुए। तुरंत एक मैच के बाद दोबारा पटेल को लाया गया। फिर हम देखा कि इतनी कमजोर टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अक्षर पटेल का प्रदर्शन बहुत खराब था। मतलब सारे खिलाड़ी 4 ओवर में 20 रन, 25 रन, 30 रन दे रहे थे। अक्षर पटेल पूरे 4 ओवर खत्म नहीं किए थे और उन्होंने 40 रन दे दिए थे। तो यहीं से हम निकाल सकते थे कि हाँ, अक्षर पटेल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ना वो बैटिंग में उनका कोई काम आ रहा है, ना बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम अगर चाल चलते तो चहल को उस मैच में हम लोग वापस ला सकते थे सेमीफाइनल में, क्योंकि सारी टीम यही एक्सपेक्ट की थी कि टीम सच में जो रिजिड है कि वो किसी को हटाएगी नहीं। अगर उस मैच में हम अगर चहल को ले आते तो सामने वाली टीम सोचती कि टीम ने बहुत भारी बदलाव किया है। इंडिया ने उसका उपयोग नहीं किया। इससे हमने देखा कि वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, सबको इंग्लैंड के प्लेयर्स ने पूरे धो दिया। और एलेक्स हेल्स, बटलर, एक विकेट नहीं गिरा। आप अगर उस दिन के मैच का देखोगे तो जब भुवी बॉलिंग कर रहे थे, तो भुवी के 2-3 बॉल के बाद ही आपने विकेट कीपर को सामने बुला लिया। भुवी की स्ट्रेंथ है स्विंग कराना। जब आप कीपर को सामने बुलाकर ले आए, तो आपका बॉलर स्विंग बंद कर देता है, क्योंकि स्विंग होगी तो बॉल कीपर से छूट के निकल जाएगी। तो आप क्या कराना चाहते थे? अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उसी स्ट्रेंथ पे ना, उसी स्ट्रेंथ पे आपको पूरे वर्ल्ड कप में भुवी ने अच्छी बॉलिंग करके दी। आप अगर फाइनल सेमीफाइनल का मैच अगर हटा दो, तो देखो कि भुवी का पूरा सीरीज बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो उसी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे ना, वही स्विंग करा रहे थे ना। लेकिन उस दिन आपने विकेट कीपर को सामने बुला लिया, स्विंग बंद करा दिया। आपने जो अर्शदीप है, अर्शदीप से पहला ओवर करा है, ठीक है, उनको रन पड़े, सबको रन पड़ रहे थे। आपको आपको अपने बॉलर को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बॉलर पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉलर पे भरोसा रखते और उनको फिर से स्पेल देते, तो माइट बी कि वो विकेट ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा की पुअर कैप्टनसी, आई विल से कि इट्स अ पुअरेस्ट कैप्टनसी। क्योंकि उनके जगह कोई भी रहता तो वो अर्शदीप से सेकंड ओवर बॉलिंग कराता। आपने नहीं करा। कोई भी दूसरा प्लेयर होता तो सेमीफाइनल में एटलीस्ट आप चहल को जरूर मौका देते, लेकिन आपने नहीं दिया। तो मैं तो बोलूंगा कि रोहित शर्मा को सामने से आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हार की खुद लेनी चाहिए, कि हाँ, इट वाज माय डिसीजन और ये पूरी हार की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बहुत लोगों को, बहुत सारे एक्सपर्ट या कुछ लोगों को मैंने सुना कि विराट कोहली थोड़ा स्लो खेलते हैं। अगर विराट कोहली स्लो ना खेलते तो इतना रन भी तो नहीं बनता। विराट कोहली को छोड़ करके कुछ मैचों में सूर्य कुमार और कुछ मैचों में हार्दिक पांड्या, आपका मैच में खेला कौन? रन किसने बनाया? किसी ने नहीं। आप एक बात बताओ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली से कि 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए। विराट कोहली उतरते हैं तब तक टीम की 2 विकेट गिर जाती है। 5 ओवर 10 रन 2 विकेट, अब वो बल्लेबाज क्या करेगा? अगर आप 5 ओवर में 50 रन बना के तब आपकी 2 विकेट जाती, तो बोर्ड में अगर 50 रन रहता है ना, तो बैट्समैन के पास कॉन्फिडेंस होता दूसरे बल्लेबाज के पास कि ठीक है, अपने पास अब इतना रन है। जब विराट कोहली उतरते हैं तो टीम का स्कोर 5 रन, 7 रन, 10 रन, 15 रन रह रहा है और 1-2 विकेट गिर जा रहे हैं। तो वो बल्लेबाज तो रुकेगा ना, कि वो भी आपकी तरह बल्ला चला के चला जाए। वही बात है, क्रिटिसाइज करने वाले तो बिना बात के क्रिटिसाइज करते ही हैं। तो विराट कोहली की कहीं गलती नहीं है, सूर्य कुमार यादव की कहीं गलती नहीं है, हार्दिक पांड्या ने ठीक खेला। हम दिनेश कार्तिक को भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि दिनेश कार्तिक का पूरा अगर मैच देखो तो उनको कब कब मौका मिला। सिर्फ एक मैच में बैटिंग करने का उनके पास चांस था, वो भी 5-7 ओवर बचा हुआ था। बाकी किसी मैच में नहीं। आपने उनको बाहर कर दिया, लेकिन केएल राहुल को नहीं। आप बिठा के रखेंगे केएल राहुल को? अब पंत पे टीम भरोसा नहीं इंडिया को ये करते। बात अब पंत पे टीम इंडिया भरोसा को ये नहीं बात रखते हैं कि हाँ, ओपनिंग कराने का। पंत पे भरोसा नहीं करते हैं। जबकि पंत का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में अच्छा रहा। ट्रैक रिकॉर्ड उनका आप उठा कर देखो, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस रखा है वहां पे। बट नहीं। इंडिया अश्विन एक के सौ ऊपर भी था। इंडिया का हमने देखा कि इंडिया के कोई भी स्पिनर्स हैं वो, अगर पूरे मैच में देखा जाए, जैसे आदिल रशीद, मोइन अली, इन सब की बॉलिंग हमने देखी कि पूरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पाकिस्तान के स्पिनर्स का हमने परफॉर्मेंस देखा कि वो कितने अच्छे से विकेट ले रहे थे। और बाकी साउथ अफ्रीका के केशव महाराज, ये लोग सब कोई के बारे में हमने परफॉर्मेंस देखा कि सब बढ़िया बॉलिंग किए जा रहे थे। हमने एक मैच में भी ये नहीं देखा कि किसी ने कहा कि स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। हम जो जीतते थे वो मैच, मुझे जहां तक लगता है कि हम या तो कमजोर टीम रहती थी इसलिए 22 जीतते थे, या फिर जीतते थे बैट्समैन की बदौलत। वरना हमने कहीं नहीं देखा कि
बॉलर्स में खास करके स्पिनर्स ने कुछ भूमिका निभाई। और इंडिया, अगर मैं देखा जाए तो मैं इंडिया की सिलेक्शन टीम को भी मैं इस पे डाउट करूंगा, क्योंकि इंडिया ने कितने स्पिनर्स को भेजा था। दीपक हुड्डा से वो फुल टाइम बॉलिंग कराएंगे नहीं, तो अक्षर पटेल रहे और अश्विन रहे। अब दोनों फेल हो जाते हैं तो एक चहल थे। अब समझिए अगर दोनों को टीम से निकाला भी जाता तो चहल को लाते। चहल के अलावा और कोई स्पिनर को इंडिया ने चूज करके रखा नहीं था। बाहर बिश्नोई बाहर को रवि बिश्नोई को उन लोगों ने बिश्नोई स्टैंड बाई में सिलेक्ट करके स्टैंड बाई में रखा था। बल्कि हमने देखा था कि बिश्नोई सिलेक्ट होने से पहले कितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। हम बिश्नोई को ला सकते थे। अगर बिश्नोई को लाए रहते, हो सकता है कि हम लोग सेमीफाइनल में ही बिश्नोई चहल इन लोगों को ले आते। तो इतने रन तो नहीं जाते, विकेट नहीं जाते अलग बात है, लेकिन कम से कम इतने रन तो नहीं जाते। हो सकता है कि वो 4 ओवर में 20-20 रन भी देते, और कहाँ इन स्पिनर्स ने कितने रन दे दिए। सो ये सिलेक्शन कमेटी की भी फेलियर है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इंडिया ने कोई ऑल्टरनेट ओपनर को नहीं चूज किया था, कि कोई आउट ऑफ फॉर्म हो तो रहे। हमने देखा कि बाहर कितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं। शिखर धवन पे उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है टीम सिलेक्शन, ये बीसीसीआई को। जैसे कि शिखर धवन ने कुछ गलत किया है। शिखर धवन को खिलाया कब जाता है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में, और वो भी कमजोर टीम के खिलाफ। कमजोर टीम और जूनियर टीम्स जहाँ पे दीपक हुड्डा, शुभमन गिल ये लोग रहेंगे, उस टीम में शिखर धवन पे आप पे भरोसा नहीं है। पृथ्वी शॉ से आपने पर्सनल दुश्मनी शायद रखी है। आईपीएल में बेचारा वो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं। और शुभमन गिल उभरते हुए स्टार हैं, उनको आप नहीं सिलेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे, ईशान किशन को हमने देखा कि उनसे बहुत सारा मैचेस ट्राई कराए। अगर आपको आप ही देखा आप देखें तो ईशान किशन ने भले बहुत मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, कम से कम केएल राहुल से तो बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने किया है ना। उससे ज्यादा स्पीड तो उन्होंने खेला डेफिनेटली ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली उनसे ज्यादा स्पीड भी खेला, उनसे ज्यादा रन भी बनाया है। देखो, केएल राहुल के क्लास पे, उनकी बैटिंग एबिलिटी पे हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन डिमांड ऑफ द सिचुएशन यही थी कि हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे थे, तो आपको उनको रिप्लेस करना ही था। आप रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, ही वॉज ए कैप्टन, आई अग्री अबाउट दैट थिंग। लेकिन आप केएल राहुल को तो रिप्लेस कर सकते थे ना। तो आपने वो कुछ नहीं किया, बस आप अपने जिद पे अड़े रहे। नतीजा यही हुआ कि वी आर स्लोली स्लोली बिकमिंग चोकर्स। जैसे हम साउथ अफ्रीका को बोलते हैं ना, साउथ अफ्रीका बड़े मैच में चोकर्स हो जाती है। वी आर डूइंग सेम थिंग। आप देखोगे कि जब से एम एस धोनी रिटायर हुए हैं, या आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम हार गए। 2021 हम सुपर 12 में ही नहीं पहुंचे थे, बाहर हो गए थे। इस बार फिर सेमीफाइनल में हार गए। तो बड़े टूर्नामेंट में हम हार जाते हैं। आपको पता है, देखना कि अभी क्या होगी कि टीम बायलेटरल सीरीज खेलेगी। आई थिंक अभी न्यूजीलैंड टीम्स आ रही हैं, इसके बाद और भी टीम्स आएगी। बायलेटरल सीरीज में हम जीतते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब बीसीसीआई पैसा कमाती है, नाम कमाती है। हम जो फैन है ना, वो भी बहुत आ, भूल जाते हैं इन सब सब बड़ी हारों को, और फिर से हम एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा भारतीय बीसीसीआई और सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को, कि आपको बड़े टूर्नामेंट्स जीतने होंगे अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। अगर क्रिकेट को आप देखोगे कि 2003 का जब वर्ल्ड कप था ना, तो उस समय तो आप का बर्थ भी नहीं हुआ था। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल में इंडिया हार गई थी। और आई वॉज अ किड, आई वॉज इन स्कूल एट दैट मोमेंट। तो लेकिन पता है, उस दिन बहुत रोए हम, फिर बहुत दुख हुआ। हम लोग खाना नहीं खाए, मेरे को याद है, मेरे भैया घर पे थे, वो सबसे बहुत गुस्से में बात कर रहे थे, बहुत दिल टूटा था। लेकिन उस हार के बाद ना, इंडिया टीम बनी। इंडिया का जो क्रिकेट आप देखोगे ना, वो आगे बढ़ा। आप आज सेमीफाइनल में हार गए हो, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी टीम में या आपके ऑडियंस में या फैंस में नहीं जा रहा है। फैंस को गुस्सा आ रहा है आपसे। 2003 में जब टीम हारी थी फाइनल, तो हमें अफसोस हुआ था कि ठीक है, हम बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा खेली, हम हार के भी हम टीम को सपोर्ट कर रहे थे। इस बार जब आपकी टीम हारी तो लोग आपके साथ नहीं खड़े। लोगों के अंदर गुस्सा है, और वो गुस्सा जायज है। आप एक बात सोचो कि पूरे मैच में अगर 6 घंटे बैठ के कोई इंसान मैच देखता है, अपना सारा काम छोड़ के, अगर ऑडियंस मैच देखना बंद कर दे, तो क्या ये स्टार स्टार रह जाएंगे? नहीं रहेंगे ना, धड़ाम से ये नीचे गिर जाएंगे। तो इनको बनाने वाले भी यही क्रिकेट फैंस हैं।
तो इनको भी इन क्रिकेट फैंस की कदर करनी चाहिए कि आप रिजिड होकर डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, हमें तो अपने मन से करना है, आपको जो सोचना सोचो। जी, आपकी सभी आप बातों एक को चीज मैं। देखना आप एक चीज देखना कि टीम के प्लेयर्स बोलते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को रेस्ट चाहिए। जैसे आईपीएल शुरू होता है सारे लोग अवेलेबल हो जाएंगे, एवरीवन विल बी फिट, सभी लोग अवेलेबल रहेंगे, किसी को कोई एंजाइटी नहीं होगी, किसी को कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है, किसी को कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, सब फिट है मैच के लिए। हर एक दिन अल्टरनेट करके 15-15 मैच खेलेंगे ये लोग। उस समय ना तो किसी को इंजरी होती है, ना तो किसी को कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं। जैसे ही आपका टूर्नामेंट शुरू होता है, जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस शुरू होती है, जैसे वैसे ही आपका सारा शुरू हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सब तो फॉर्म में भी आ बीसीसीआई को जाते भी हैं। थोड़ा। सब फॉर्म में भी आते हैं। हाँ, केएल राहुल आईपीएल को देख सकते हैं आप। डेफिनेटली 2019 से ही आप डेफिनेटली। देखा जाए, 2019 के वर्ल्ड कप में मुझे यहाँ तक याद है कि केएल राहुल जैसे ही धवन इंजर्ड हुए थे उसके बाद से ही हमने देखा कि धवन को लोग इग्नोर करना शुरू कर दिए थे, केएल राहुल जब वापस आए थे तो। और हमने देखा था केएल राहुल एक मैच में सेंचुरी बस बनाए थे और बाकी सारे मैच में केएल राहुल फेल रहते थे। और जब सेमीफाइनल की बात रही तो केएल राहुल और रोहित शर्मा सब फेल हो गए थे। फिर हमने उन पे भरोसा किया, वो बाकी सीरीज अच्छा खेले, फिर आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस देके वो फिर टीम में आ गए, और धवन को फिर से इग्नोर किया गया था। 2021 के वर्ल्ड कप ने हमने केएल राहुल को सिलेक्ट किया था। वहां भी हमने देखा था कि दोनों ओपनर्स बुरी तरह से फेल हुए थे, उसे भी हमने भूलकर फिर इस बार मौका दिया, इस बार भी सेम चीज हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि अब इसको बार बार करते रहेंगे तब तो यही कारण होगा, तो 2023 का वर्ल्ड कप में भी हम लोग हार सकते हैं अगर सेम ओपनिंग पे अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो। और बल्कि ओपनर्स हैं, अगर इंडिया के पास ओपनर्स नहीं रहते तो बात सोची जा सकती थी। इंडिया के पास बहुत सारे ओपनर्स हैं, इतने आईपीएल खिलाते हैं आप, इतने लोगों को इंटरनेशनल देते हैं, किस लिए? बस ये सब सीरीज खिलाने के लिए? या फिर कभी कोई टूर्नामेंट भी खिलाना चाहिए। ये शुभमन गिल को आप नहीं मौका नहीं देते हैं, ईशान किशन को नहीं, पृथ्वी शॉ को नहीं, ये सारे ओपनर्स हैं, ये सब अच्छा तो खेल रहे हैं, अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, धवन है एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, उनको आप नहीं खिला सकते हैं। ओपनिंग पे आपको भरोसा है सिर्फ सिर्फ यही दो पेयर पे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। डेफिनेटली अगर आप एक चीज देखोगे कि इस वर्ल्ड कप में अगर मान लो आपका विराट सॉरी केएल राहुल का अगर फॉर्म नहीं था, केएल राहुल नहीं चल रहे थे, तो आपने रोहित शर्मा को ओपनिंग करते देखा है ना आईपीएल में। जी, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी आपने ओपनिंग करते देखा है। तो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों नहीं ओपनिंग पेयर पे भेज सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आईपीएल में कितना बढ़िया विराट कोहली तो कर ही सकते हैं ओपनिंग। तो ये सब नहीं, मतलब एकदम रिजिड थे, टीम मैनेजमेंट एकदम रिजिड थी। आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राहुल राहुल द्रविड़। द्रविड़, लेकिन ये मैनेजमेंट आई माई पर्सनल फीलिंग्स कि वो फेल हो गए इस टूर्नामेंट को मैनेज करने में। और इंडिया में भी हमने देखा कि अर्शदीप सिंह पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, जैसे कि भुवी पे तो थे ही और शमी पर, लेकिन हम हर मैच में एक्सपेक्ट करते थे कि अर्शदीप कुछ कमाल करेंगे, अर्शदीप कुछ कमाल करेंगे। सो इंडिया की ये भी कमी थी कि हमने देखा कि सूर्य कुमार पे तो पूरा डिपेंडेंट थी टीम इंडिया। अगर अगर मुझसे पूछा जाए तो पूरी टीम इंडिया केवल 3 खिलाड़ी पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, विराट कोहली नहीं, 4 खिलाड़ी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई खिलाड़ी पूरे सीजन अच्छा नहीं खेला है, किसी का परफॉर्मेंस रेगुलर नहीं रहा है। रोहित शर्मा का अच्छा नहीं रहा, केएल राहुल का अच्छा नहीं रहा, दिनेश कार्तिक से तो हमने खिलाया ही नहीं उन्हें ज्यादा, पंत को बस 2 ही मैच में मौका मिला। और अक्षर पटेल, अश्विन भी एकदम कुछ नहीं दिखाए हुए, और शमी और भुवनेश्वर भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो सिर्फ हम ये 4 खिलाड़ी पर डिपेंडेंट होके खेलेंगे तो वो कितना ही खेल पाएंगे? उस पे भी उन लोगों ने ही अच्छा खेला अगर देखा जाए तो। सिर्फ यही 4 खिलाड़ी पूरे सीजन अच्छा खेले और अंत तक खेले, लेकिन बाकी खिलाड़ी, शमी को इन्हीं हमने देखा, इन्हीं शमी चार कितना ज्यादा खिलाड़ियों रन दे दिए थे सेमीफाइनल में। शमी हम उम्मीद किए थे उनसे अच्छा खेलेंगे, वो नहीं कर पाए। भुवनेश्वर पे टीम ने आपने जैसे इन्हीं बताया चार कि। इन्हीं चार खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग सेमीफाइनल तक खेल पाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। टीम सिलेक्शन में भी अगर देखा जाए, अगर हम अगर यही टीम देखा जाए, इंग्लैंड की टीम, बस एग्जांपल के लिए लिया जाए, इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड के पास बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं बैटिंग कराने को, बॉलिंग कराने को। उनका मेन हमने देखा कि जैसे इंडिया, लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के मेन खिलाड़ी नहीं थे वरना इंडिया एकदम फोड़ के आ जाती, तो रविंद्र जडेजा नहीं थे, ठीक है मानते हैं, भुवनेश्वर जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मानते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड की साइड देखें, इंग्लैंड की साइड भी तो यही प्रॉब्लम थी। उनके बहुत सारे फास्ट बॉलर जैसे रीस टोपली शायद नहीं थे उनके साथ, जोफ्रा
जोफ्रा आर्चर तो कितने दिनों से नहीं है, जॉनी बेयरस्टो गायब थे। फिर हमने देखा कि लास्ट लास्ट में आते आते मार्क वुड भी चले गए, नहीं फिर भी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम कितने आराम से जीत गई मैच। और वही इंडिया की टीम उसी बहाना को लेके रोध हो रही है। तो इससे थोड़ी कुछ होने वाला है। पाकिस्तान की टीम, हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम तो बहुत अच्छा, भले ओपनिंग उनकी फेल थी लेकिन उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी। हमारी टीम की भी ओपनिंग फेल, उनकी भी फेल। नहीं वो टीम कैसा खेली ये हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है और इंडिया उसके लेवल में अभी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक लाइन में समरी करना हो, डिफरेंसेस बिटवीन द इंग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ टीम, वन इंग्लैंड, लाइन। हाँ, इंग्लैंड सबसे बड़ी चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि टीम वन प्लेयर डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं रहती है। दूस ओके। ओके और एंड अगर आप मुझसे पूछोगे वन लाइन में टीम के बारे में डिफरेंसेस, तो इंग्लैंड फियरलेस क्रिकेट खेलती है। जी, ये बहुत सही बात बोली। उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण है। इंडिया में भी अगर हम देखें, अगर आप देखें तो इंडिया के बाहर भी कोई खिलाड़ी स्टैंड बाई में एक थे, रवि बिश्नोई और बाकी हम श्रेयस अय्यर, ये लोग सब स्टैंड बाई में थे। लेकिन इंडिया की बॉलिंग सच में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास बॉलर्स की बहुत कमी है। इंडिया के पास पाकिस्तान इंग्लैंड की तरह कोई 150 टाइप फास्ट के इतना बॉल फेंकने वाले कोई बॉलर्स है नहीं। इंडिया को कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। और जैसे जडेजा नहीं थे, जडेजा रहते, जडेजा की फील्डिंग हमें बहुत याद आई थी, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही थी। कितने आसान आसान कैचेस छोड़ दे रहे थे, रन आउट मिस कर दे रही थी इंडिया। तो जडेजा नहीं थे, तो जडेजा के बदले हमने ऑल्टरनेटली हमने लिया अक्षर पटेल को। नहीं, अक्षर पटेल उसके अनुसार नहीं रहे। नहीं तो अगर जडेजा रहते तो हम ये उम्मीद कर सकते थे कि जडेजा हो सकता है कि 6 के 6 इनिंग्स खेलते तो 3 फेल होते, लेकिन हम ये भी उम्मीद कर सकते थे कि वो 3 इनिंग्स में पक्का 25 रन तो बना सकते थे और हर मैचेस में विकेट तो ले ही सकते थे जडेजा। और फील्डिंग में तो उस पे शक नहीं किया जा सकता है, तो जडेजा की कमी हुई। हमने देखा कि कुलदीप यादव को सिलेक्ट स्टार्टिंग में किया गया था, लेकिन बाद में वो इंजर्ड हुए, तो उसकी जगह हमने किसी दूसरे खिलाड़ी को सिलेक्ट किया। तो अगर कुलदीप यादव नहीं थे तो हम बिश्नोई को रख सकते थे। बिश्नोई का बॉल कितना स्पिन होता है, आदिल रशीद की तरह स्पिन होता है, चहल का बॉल होता है। लेकिन हम वैसे स्पिनर्स को नहीं रखे। हमने बस एक्सपीरियंस के नाम पर अश्विन को खिलाया और एक ऑलराउंडर के नाम पर अक्षर पटेल को खिलाया, और कोई फायदा नहीं हुआ। और फास्ट बॉलर्स तो इंडिया के पास बहुत पहले से कमी है इंडिया के पास। और अब हम अगर बात करें ये अभी टीम, जैसे अब आपने बोला कि अब टीम को सच में कुछ सोचना होगा, और टीम सोची भी है। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो होने वाली है उसमें हमने देखा कि शुभमन गिल को T20 की ओर बुलाया गया है, ईशान किशन को बुलाया गया है, कुलदीप यादव को बुलाया गया है, उमरान मलिक उनको बुलाया गया है। क्योंकि अगर फास्ट बॉलर उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को भी अगर आप मौका नहीं देंगे तो वो कहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो केवल आईपीएल में ठीक करे, एक एक साल के गैप में वो फास्ट बॉल फेंकें। उन्हें आप रेगुलर खिलाएंगे नहीं तो वो क्या खेलेंगे। कितने सारे आईपीएल के खिलाड़ी हैं जो 145 प्लस, प्रसिद्ध कृष्णा कितने अच्छे बॉलर हैं, उन्हें आप नहीं रखते हैं। शार्दुल ठाकुर को अभी हमने देखा कि टीम में लिया गया, वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। दीपक चाहर की कमी हमें हुई। लेकिन इंडिया के पास ऐसा इंडिया की स्थिति थी कि अगर इंडिया का कोई एक खिलाड़ी भी अगर इंजर्ड हो जाता ना, भुवनेश्वर या फिर शमी या अर्शदीप, तो पक्का टीम ना एकदम नर्वस हो जाती है। और वही दूसरी टीम्स में जैसे इंग्लैंड में हमने देखा, मार्कवुड इंजर्ड हुए कोई बात नहीं, दूसरे खिलाड़ी को खिला लिया और वो अच्छा खेले। तो ये बहुत बहुत सोचने। टीम आप देखोगे तो अपने रिप्लेसमेंट के साथ चल रही थी। टीम इंडिया अपने रिप्लेसमेंट, देखो ऐसे भी आप 15 प्लेयर ही लेके जा सकते थे, ठीक है। तो उसमें आप ज्यादा प्लेयर तो नहीं रख सकते थे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट बॉलिंग में और ओपनिंग के लिए आपको सब्स्टिट्यूट रखना चाहिए था, और आपको करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द मैचेस। टीम इंडिया के हार का सबसे बड़ा कारण कि इन लोगों ने रिप्लेसमेंट पॉलिसी रखी ही नहीं। जो इन लोगों ने स्टार्ट करा उसी पे जाके अंत भी किया, तो इसलिए ये रहा। 4 खिलाड़ी जो हमने अभी देखा कि सब्स्टिट्यूट में थे, उसे भी इंडिया ने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। दीपक हुड्डा को आप एक मैच में लाते हैं ऑलराउंडर को रिप्लेस करके एक बैट्समैन के तौर पर, वो भी कितना नीचे उन्हें आप बुलाते हैं, वो 0 पे आउट होते हैं, आप उनको फट से हटा देते हैं, उनसे आप बॉलिंग कराते नहीं है। साउथ अफ्रीका के मैच में 5 बॉलर से बॉलिंग कराई, अगर दीपक हुड्डा से करा ही लेते तो क्या होता, क्योंकि लेकिन उन्होंने उनसे नहीं कराया।
तो एक खिलाड़ी को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हैं चार में से। चहल को आपने बस पानी पीने के लिए बुलाया, कुछ हुआ नहीं उनसे, आप उनको खिलाए ही नहीं। फिर आपने इनको हर्षल पटेल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए थे मैच से पहले, फिर भी उन्हें बैठा के रखा, लेकिन एक मैच भी आपने उन्हें वीक टीम के खिलाफ भी खिला के नहीं देखा कि वो कुछ कर पाए। चलिए उन्हें नहीं खिलाया, मान सकते हैं कि उन पे आपको भरोसा नहीं था पूरा, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में टीम कंफ्यूज ही रह गई पूरा टाइम। तो इंडिया तो अच्छा सब्स्टिट्यूट लेके गई ही नहीं थी। इंडिया कंफ्यूज ज्यादा लगी, और जो भी अपना प्लान बनाया इन लोगों ने, वो बहुत ऐसा प्लान था जो कि प्रिडिक्टेड था, कि सामने वाली टीम को पता था कि ये यही करने वाली है। कोई भी चौंकाने वाले डिसीजंस टीम इंडिया ने नहीं लिए। तो मिला जुला के देखो तो टीम इंडिया की रिजिडिटी ने टीम इंडिया को हरवा दिया। टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट थी, उनकी जो रिजिड पॉलिसी थी, उसने टीम को हरवा दिया। और इंग्लैंड की फेयरलेस क्रिकेट, और उनके ओपनिंग जोड़ी का चलना, और उनका आप देखोगे कि हर एक डिफरेंट प्लेयर अलग अलग टाइम पे अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा। केवल कुछ एक या दो प्लेयर पर डिपेंडेंसी टीम की नहीं थी। ये यही सब कुछ कारण है जिसके कारण वो टीम जीत गई। हमें पाकिस्तान की टीम के साथ सिंपैथी है। वो टीम इतने दूर तक पहुंची, वो हार गई। बट कोई बात नहीं, आप देखना कि इसका एडवांटेज पाकिस्तान को होगा, कि पाकिस्तान की क्रिकेट और निखर के बाहर आएगी। जी जी जी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मजबूत भी है। वो टीम अपने हम अगर हम देख सकते हैं कि अगर वो बाइलक भी पहुंची थी नीदरलैंड्स की जीतने पर, फिर भी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं खेला कि हम जबरदस्ती पहुंच गए अब नहीं हार पाएंगे। कम से कम उन्होंने सेमीफाइनल में जाकर न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराया, फाइनल में टक्कर दिया इंग्लैंड को। इंडिया ने तो टक्कर ही नहीं दिया इंग्लैंड को। एक वन साइडेड मैच हो गया था 7 ओवर में, हमने जहां तो हमने तो वॉक ओवर कर दिया था। टीम सामने से आई और हमने बोला अब जीत जाओ। चलो ठीक है अर्चित, फिर चूंकि इस बार लेट हो गया था हमारा वीडियो बनाने में, क्योंकि सब बहुत दुखी थे टीम इंडिया के ऐसे परफॉर्मेंस को लेकर के। और उम्मीद कर लेकिन होप होप करते हैं कि टीम अच्छा होगा, टीम मैनेजमेंट की आंखें खुले। टीम अब में एक्सपेरिमेंट कुछ कर रही है, बदलाव तो हो। एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम, तो पूरा एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि ये टीम ऐसा भी तो टीम इतना खराब मैनेजमेंट है कि टीम अगर युवाओं पे भरोसा करती है तो एक बार